हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसी सर्किट, मतलब ऐसा सर्किट जिसके अंदर हम एसी सप्लाई, अल्टरनेटिंग करंट का सप्लाई दें। पर बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट का सप्लाई देंगे किसको? तो इस आधार पर हम इसे बहुत सारे टाइप में डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या क्या टाइप लिखता हूँ। तो बच्चों, ऐसा सर्किट जिसमें आपने अल्टरनेटिंग करंट को प्रोवाइड किया है, पर किसे प्रोवाइड किया है? तो यहां पर आपने किसे प्रोवाइड किया है? ओनली रजिस्टर को। किसे प्रोवाइड किया है बच्चों? सिर्फ रजिस्टर है और एसी सप्लाई। सिर्फ क्या है, कभी मैं डायग्राम बनाऊं तो यहां पर देखिए ये एक रजिस्टर है और आपने क्या प्रोवाइड किया है? एक एसी सप्लाई प्रोवाइड किया है। तो पहला समझ में आ गया। हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अब दूसरा जो है उसके अंदर आएगा ओनली इंडक्टर कनेक्ट किया हो। अब इंडक्टर क्या होता है? तो बच्चों, मैंने आपसे कभी कहा हो तो बता दूं कि सिर्फ एक कॉइल है। इस कॉइल को आपने लपेट दिया नंबर ऑफ टर्न्स के साथ और आपने यहाँ पर क्या अप्लाई कर दिया? एसी सप्लाई, और उसका इंडक्टेंस कितना है? L। तो ये ओनली इंडक्टर सर्किट हो गया। अब यहाँ पर एक बात आती है, क्या ये जो कॉइल बनी हुई है किसी मेटल की बनी हुई है? तो जवाब है यस, हाँ, कॉपर की बनी होती है। कॉपर की बनी होती जनरली। पर बच्चों, कॉपर का रेजिस्टेंस भी तो होगा। तो हम यहाँ पर एक अजम्पशन लेते हैं, क्या कि एसी कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है। इसका रेजिस्टेंस क्या लिया गया है? निग्लिजिबल। क्योंकि रेजिस्टेंस ले लिया जाए तो यहाँ पर L भी हो जाएगा, R भी हो जाएगा। अभी हम सिर्फ कौन सा सर्किट पढ़ रहे हैं? L सर्किट पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब तीसरा जो आता है उसके अंदर हम सिर्फ किसे कनेक्ट करते हैं? एक कैपेसिटर को। किसे कनेक्ट करते हैं बच्चों? कैपेसिटर को। और कैपेसिटर में बच्चों क्या आएगा? यहाँ पर कॉइल नहीं आएगी, कॉइल नहीं आएगी, सिर्फ क्या आएगा? एक कैपेसिटर कनेक्ट होगा। और क्या होगा? एसी सप्लाई, जिसका कैपेसिटेंस होगा C। अब चौथे में हम यहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। एक R सर्किट हो गया, L हो गया, एक C हो गया। तो अगला क्या होगा? अगला होगा सीरीज RL सर्किट। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद नया कौन सा होगा? तो सीरीज RC सर्किट। उसके बाद नया क्या होगा? नया होगा सीरीज RLC सर्किट। और हाँ, इसे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन से को? सीरीज LC सर्किट। इस पर मैं स्टार लगा देता हूं क्योंकि LC सर्किट को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके साथ में नहीं पढ़ेंगे, इसे बाद में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है आज कितने टॉपिक कवर करने हैं? 6 टॉपिक कवर करने हैं। और जो 7वां टॉपिक है इसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। पहला सर्किट कौन सा है? जिसमें हमने रजिस्टर को कनेक्ट किया है एसी सप्लाई के साथ। दूसरा कौन सा है? जिसमें हमने इंडक्टर को कनेक्ट किया है एसी सप्लाई के साथ। तीसरा कौन सा है? कैपेसिटर है, जिसे हमने एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है। सर, चौथा क्या होगा? चौथा जो होगा वो होगा RL। R का मतलब R भी कनेक्ट होगा और L भी कनेक्ट होगा। किसके साथ? एसी सप्लाई के साथ, वो भी किस में? सीरीज में। और सर, पैरेलल सर्किट भी होता है? तो जवाब है होता है बच्चों, पर हम पैरेलल को हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं करते हैं। अभी हम सीरीज ही पढ़ते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप समझ गए होंगे RL क्या होने वाला है, RC क्या होने वाला है। RC के अंदर हम R रजिस्टर कनेक्ट करते हैं और साथ के साथ कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, वो भी किस में बच्चों? सीरीज में। और LCR में हम R को कनेक्ट करेंगे, L को कनेक्ट करेंगे एंड C को कनेक्ट करेंगे, वो भी किसके साथ? एसी सप्लाई के साथ। तो बच्चों, हम यहाँ पर शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम क्या है कि हमें ये 6 टॉपिक को आज कवर करना है। और शुरुआत कहाँ से होगी? ओनली रजिस्टर सर्किट से। तो यहाँ पर हम फर्स्ट हेडिंग डाल देते हैं एसी सर्किट। हमारी फर्स्ट हेडिंग है एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर। ऐसा सर्किट जिसमें हमने सिर्फ क्या कनेक्ट किया हुआ है बच्चों? रजिस्टर को कनेक्ट किया हुआ है। हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको हेडिंग समझ में आ गई होगी। ऐसा सर्किट जिसके अंदर सिर्फ क्या कनेक्टेड हो? रजिस्टर कनेक्ट हो। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर एक सर्किट बनाने जा रहे हैं। तो ये रहा वो सर्किट जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ है? एक रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है और रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है? R है।
और इसे किससे कनेक्ट किया हुआ है, तो इसे कनेक्ट किया हुआ है किसके साथ बच्चों, एसी सप्लाई के साथ। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको नीचे का दिख रहा होगा। इसका आपने वोल्टेज सप्लाई कितना दिया हुआ है, V0 साइन ओमेगा टी। आप इसे V0 साइन ओमेगा टी लिखें या फिर EMF की टर्म में लिखें, बात एक ही है। तो हम एक काम करते हैं, इसे EMF की टर्म में ही लिख देते हैं। मान लीजिए एक AC सप्लाई है, AC सप्लाई है बच्चों, AC सप्लाई है जिसका EMF कितना है, जिसका EMF है E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम पढ़ेंगे, उससे पहले देख लेता हूँ कि आपको दिख रहा है या नहीं नीचे का। बिल्कुल बच्चों परफेक्टली दिख रहा है। तो देखिए कहानी का ट्विस्ट क्या है, कहानी का ट्विस्ट ये है कि हमने एक रजिस्टर लिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस R है और उसे कनेक्ट किससे कर दिया हुआ है, AC सप्लाई के साथ, जिसकी EMF इक्वेशन क्या है, E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। लास्ट लेक्चर में सारी चीज़ बता दी गई थी। E क्या है, इंस्टेंटेनियस EMF, और E0 क्या है, मैक्सिमम EMF। और ये जो है AC सप्लाई का सिंबल है। क्या है बच्चों, AC सप्लाई का सिंबल है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट टॉपिक में पूरी लाइन लिख के दिखा देता हूँ, जिससे आपको लिखने का तरीका भी समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कंसीडर से शुरू करते हैं। कंसीडर अ रजिस्टर, ठीक है, कंसीडर अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R is connected across AC सप्लाई। किसके साथ कनेक्टेड है बच्चों, AC सप्लाई, whose EMF इक्वेशन इज गिवन बाय, जिसकी EMF इक्वेशन क्या है बच्चों, तो EMF इक्वेशन है E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। इसे मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं और इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, EMF दिया। अब बच्चों जैसे ही आपने AC सप्लाई का स्विच ऑन किया तो क्या होगा, AC सप्लाई का जैसे ही स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो होने लगेगा। ये करंट कौन सा करंट है बच्चों, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, कहानी बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सपोज I current flows through the रजिस्टर। ठीक है बच्चों, हमने क्या मान लिया कि ये I करंट फ्लो हो रहा है इस रजिस्टर से। तो हम यहाँ पर रजिस्टर से जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं। बच्चों बताओ क्या आप ओम्स लॉ के बारे में जानते हैं, तो हाँ सर जानते हैं। V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। पर यहाँ पर हम वोल्टेज की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, EMF की। सर EMF होता क्या है, EMF का मतलब ये होता है कि भैया ये जो सप्लाई है वो पूरा की पूरा किसको जा रहा होगा, रजिस्टर को। तो आप इसे V ना लिखते हुए E लिख सकते हैं। तो E इक्वल्स टू कितना हो गया, IR। मैं E की वैल्यू डाल देता हूँ। E की वैल्यू जो होगी वो होगी E0 साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू IR। क्लियर है, E की वैल्यू मैंने डाल दी। E की वैल्यू कितनी है, E0 साइन ओमेगा टी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, I को एक तरफ लिख रहा हूँ और इस रेजिस्टेंस को नीचे ला रहा हूँ। तो जैसे ही रेजिस्टेंस को नीचे लाया तो क्या बन जाएगा, E0 बाय R साइन ओमेगा टी। क्लियर है बच्चों, कभी आप ध्यान से देखें तो E0 बाय R क्या है, E0 बाय R इज करंट। भैया EMF अपॉन में रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट ही होता है। पर यहाँ पे I0 की बात चल रही है तो I0 होगा करंट। तो यहाँ पर इसे हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे और इसे इक्वेशन नंबर क्या लिख देंगे बच्चों, 2 लिख देंगे। और यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि भैया E0 बाय R क्या होगा, I0। सर I0 क्यों होगा, तो I0 इसलिए होगा कि भैया EMF मैक्सिमम है। तो उस EMF जब मैक्सिमम होगा, उस EMF को आप रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, मैक्सिमम EMF को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो करंट भी उस टाइम क्या होगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पर मैक्स करंट होगा, ये क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम करंट, या फिर इसे एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को आप ध्यान से देखें, ये EMF की इक्वेशन है और ये क्या है, करंट की इक्वेशन है। तो हम इस आधार पर कुछ बनाना चाहेंगे जिसे हम कहते हैं फेजर डायग्राम। क्या बनाएंगे बच्चों, फेजर डायग्राम। अब आप कहेंगे सर ये फेजर डायग्राम क्या होता है। फेजर डायग्राम मतलब
फेजर डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें हम ईएमएफ और करंट को कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ या डायग्राम। ध्यान से सुनिएगा, फेजर डायग्राम ऐसा डायग्राम या ग्राफ होता है जिसमें हम ईएमएफ और किसे करंट को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हम यहाँ पर इसे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी तो सेम है, पर यहाँ पर क्या चीज़ अलग होने वाली है, कुछ चीज़ अलग होने वाली है जिसे हम पढ़ेंगे। तो बेटा फेजर डायग्राम क्या होता है, तो यहाँ पर फेजर डायग्राम इज द डायग्राम which compare या फिर which compare EMF and current, ये इंस्टेंटेनियस है दोनों, इंस्टेंटेनियस करंट ऑन द सेम ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो एक ऐसा डायग्राम है जो कंपेयर करता है ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस करंट को ऑन द सेम ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ फेस एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ फेस एंगल के हिसाब से कंपेयर करता है। ठीक है, फेस एंगल को हम फाई से डिनोट करते हैं। बच्चों यहाँ पर ये ओमेगा टी है, यहाँ पर भी ओमेगा टी है, ये एक तरह से थीटा ही तो है, एंगल ही तो है, साइन के साथ का एंगल, और ये भी क्या है, साइन के साथ का एंगल। तो हम यहाँ पर कंपेयर करने जा रहे हैं। तो बच्चों ये रही आपकी ऑर्डिनरी एक्सिस, जिसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बचपन से कहते आए। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, अब कभी हम ईएमएफ को देखें तो ईएमएफ कितना एंगल बना रहा है किसी ऑर्डिनरी एक्सिस के साथ, ईएमएफ इक्वल्स टू ई नॉट साइन थीटा, ये थीटा ही तो है, साइन के साथ का एंगल, तो ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन थीटा। तो ये रहा ई इक्वल्स टू कितना बच्चों, ई नॉट साइन थीटा, ई इक्वल्स टू कितना बच्चों, साइन थीटा, और थीटा को मैं ओमेगा टी लिख रहा हूँ, मतलब एंगल ये ऑर्डिनरी एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, ओमेगा टी। देखिएगा ये एक्सिस का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एक्सिस का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ई एम एफ इक्वल्स टू क्या है बच्चों, ई नॉट साइन थीटा, मतलब ये कुछ इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, साइन थीटा। अब बताएं करंट कितना एंगल बना रहा है, तो करंट जो है वो क्या है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा, ये भी सेम ही एंगल बना रहा है, मतलब करंट जो आएगा वो भी इसी लाइन पे आएगा, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या है, ओमेगा टी। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, सुंदर सा, नहीं दिख रहा तो इसे साफ करके लिख देता हूँ मैं। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा। अब आप कहेंगे बताओ दोनों कितना एंगल बना रहे हैं, तो आप कहेंगे कि सर जितना एंगल ईएमएफ बना रहा है, देखिए एंगल दोनों का कितना है, सेम ही तो, ये एंगल और ये एंगल कितना है, सेम ही है, दोनों का एंगल सेम है, मतलब ईएमएफ और करंट एक दूसरे के साथ सेम एंगल बना रहे हैं, फेस एंगल क्या बना रहे हैं, सेम बना रहे हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर डायग्राम से देख सकते हैं कि फेस एंगल, सर फेस एंगल क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फेस एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, है ना। ये करंट और ईएमएफ दोनों ही इंस्टेंटेनियस है, इसे क्या कहते हैं, फेस एंगल। इसे डिनोट किससे करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। तो आप बताएं इस डायग्राम को देख के दोनों का फेस एंगल कितना है, फेस डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे कि भैया जितना एंगल करंट ने बनाया हुआ है, मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ ये और करके, जितना एंगल ईएमएफ ने बनाया हुआ है उतना ही एंगल करंट ने बनाया हुआ है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो दोनों के बीच का फेस डिफरेंस कितना होगा, 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फेजर डायग्राम इट इज क्लियर दैट ईएमएफ एंड करंट, है ना, ये इंस्टेंटेनियस करंट है, ईएमएफ एंड इंस्टेंटेनियस करंट आर लाई ऑन सेम लाइन। तो देयरफॉर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 डिग्री होगा। दोनों का फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। बच्चों आपको समझ में आया होगा दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 क्यों हुआ। अब मैं इसे क्या वेव डायग्राम से बनाना समझाऊंगा। तो अब यहाँ पर मैं हेडिंग डालता हूँ इतनी ही जगह में, जो कि इतने जगह के लिए पर्याप्त है। तो
डायग्राम मैं यहाँ पर बनाना चाहूँगा। सर ये क्या होता है, देखिए पहला टॉपिक है इसलिए धीरे धीरे समझ में आएगा, मुझे पता है हमें इतने टॉपिक कवर करने हैं, एकदम से समझ में नहीं आता। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया, कंपेयर करने के लिए सबसे पहले दिया क्या था, ईएमएफ, और ईएमएफ की याद होगी ग्राफ ऐसा था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। ये किसका ग्राफ है बच्चों, ईएमएफ का। E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर बच्चों बताओ 0 होता है, इस जगह पर कितना होता है π/2, इस जगह पर पाई, इस जगह पर 3π/2। 3π/2 मतलब 270 डिग्री, और ये होता है 2π जो कि 360 डिग्री होगा। बच्चों आपको पता है जब हम कॉपी को घुमाते हैं, याद कीजिए हमने इस कॉपी को घुमाया था यहाँ पर, ये देखिए अभी ये सेम एंगल बना रहा है, कुछ एंगल नहीं बना रहा है, पर जैसे ही रोटेट हुआ तो कितना एंगल बन गया, कितना बना 90, फिर 180, फिर 270 एंड फाइनली ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया 360 डिग्री। इसी को तो हम कंप्लीट साइकिल कहते हैं बच्चों। तो बच्चों ये तो ईएमएफ की इक्वेशन होगी। अब बताए करंट की क्या होगी, तो आप कहेंगे सर करंट की इक्वेशन है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब जितना एंगल ईएमएफ बना रहा है उतना ही एंगल करंट बना रहा है। तो दोनों के बीच का फेस एंगल कितना हुआ, फेस डिफरेंस कितना हुआ, 0 डिग्री। मतलब जब ईएमएफ 0 होगा तो करंट को भी 0 होना पड़ेगा। सर क्यों, क्योंकि जब जितना एंगल ईएमएफ का है उतना ही एंगल करंट का है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ईएमएफ स्टार्ट हो रहा होगा तो करंट भी बस स्टार्ट ही हो रहा होगा। जब ईएमएफ मैक्सिमम हो रहा होगा, क्योंकि इसका एंगल और इसका एंगल सेम ही है। अब देखिए सीधी सी बात, ये एंगल है, ये एंगल है, ये क्या है, एंगल है, ये भी क्या है, एंगल है। इमेजिन करें ये एंगल 90 है, तो आप क्या कहेंगे, साइन 90 इज़ 1 और 1 इंटू ई नॉट इज़ मैक्सिमम। हाँ है ना, यहाँ पर ये भी 90 रखें तो साइन 91 और 1 इंटू आई नॉट, तो आई नॉट भी मैक्सिमम। मतलब ईएमएफ मैक्सिमम है तो उस टाइम बोलो करंट भी क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा। हाँ है ना। अब बच्चों यहाँ पर एंगल रखते हैं कितना, 180, और आपको पता होना चाहिए साइन 180 या फिर कहें साइन पाई 0 होता है, तो 0 इंटू समथिंग 0, ठीक है। साइन 180 कितना होता है, 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, मतलब जब एंगल 180 होगा तो करंट भी कितना होगा, 0 होगा, और ईएमएफ भी 0। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ ब्लू वाला किसका है, इंस्टेंटेनियस करंट का, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ समझ में आया, ब्लैक पे ब्लू ओवरलाई क्यों कर रहा है, दोनों एक साथ क्यों चल रहे हैं, क्योंकि दोनों का फेज एंगल कितना है, सेम है। फेज डिफरेंस, भैया दोनों का एंगल सेम है तो डिफरेंस कितने का हुआ, 0 का हुआ ना। देखिए मेरी बात सुनो, मान लीजिए यहाँ पर 2 लाइन की बात चल रही है। पहली लाइन एंगल बना रही है 30 डिग्री और दूसरी लाइन भी बना रही है 30 डिग्री, तो दोनों के बीच का एंगल 30 है, माना दोनों का एंगल 30 है, पर डिफरेंस कितने का हुआ, 0 डिग्री का। मतलब जब ईएमएफ शुरू हो रहा होगा तो करंट भी स्टार्ट ही हो रहा होगा। जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगा। जब ईएमएफ शून्य हो गया होगा तो करंट भी शून्य हो गया होगा। और जब ईएमएफ नेगेटिव में मैक्सिमम होगा तो करंट भी नेगेटिव में मैक्सिमम होगा। और जब ईएमएफ शून्य हुआ होगा तब करंट फिर से 0 हो चुका होगा। आपको ये ग्राफ बनाना आना चाहिए। यहाँ पर 0 रखो तो 0 इंटू समथिंग पूरा 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। जब ये 90 रखोगे तो 90 रखोगे तो ये भी मैक्सिमम, तो ये भी मैक्सिमम। 180 पे ये 0 तो ये भी 0, सब 0 0 हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से बच्चों इसे नोट डाउन करें। तो आपको एग्जाम में क्या पूछेंगे, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर सर्किट का आप क्या बनाओ, फेजर डायग्राम बनाओ। क्या बनाओ बच्चों, फेजर डायग्राम बनाओ। और क्या बनाओ, वेव डायग्राम बनाओ। क्या बनाओ बच्चों, वेव डायग्राम। तो आप इसे नोट डाउन कर ले जल्दी से। अब हम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, ओनली इंडक्टर सर्किट। चलिए बच्चों हम सेकेंड टॉपिक की तरफ चलते हैं। और सेकेंड टॉपिक का नाम क्या है, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर। बच्चों इंडक्टर मतलब सिर्फ हम एक कॉइल को लेंगे और उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, L होगा। और इसी कॉइल को इंडक्टर कहते हैं, कोई नया नाम नहीं है। आपके पास एक वायर है, ठीक है, उस वायर को आपने कॉइल के फॉर्म में बना दिया, स्प्रिंग के फॉर्म में बना दिया, तो इसी कॉइल को हम इंडक्टर कहते हैं। कोई नया काम नहीं सीख रहे हैं हम, ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, एसी सर्किट लेते हैं जिसके अंदर क्या ले रहे हैं बच्चों, एक इंडक्टर ले रहे हैं। ये दिख रहा होगा आपको इंडक्टर, ये इंडक्टर ले लिया और इसे आपने कनेक्ट किससे कर दिया, एक एसी सप्लाई से, ठीक है।
ये इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है, AC सप्लाई से कनेक्ट किया जिसकी EMF की इक्वेशन क्या होती है, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसे आप ध्यान से सुनिए। अब देखिए यहाँ पे कंसीडर लिखवा देता हूँ मैं, कंसीडर एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, consider an inductor of inductance L is connected across AC supply, whose instantaneous EMF equation is given by, बच्चों इंस्टेंटेनियस इक्वेशन क्या होगी, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अभी हम ये पिछले टॉपिक में पढ़ के आए कि EMF की इक्वेशन ये होती है, कोई नई बात तो है नहीं। हमने जैसे ही AC सर्किट को किससे कनेक्ट किया, इंडक्टर से, तो यहाँ पर करंट फ्लो होने लगेगा, बिल्कुल होने लगेगा सर, बिल्कुल होने लगेगा। तो यहाँ पर क्या फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा, बिल्कुल होगा। जैसे ही यहाँ पर करंट फ्लो होगा तो यहाँ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, मैग्नेटिज्म फ्लक्स क्या होगा, चेंज, ये चेंजिंग EMF है, तो यहाँ पर करंट भी चेंजिंग होगा, करंट के कारण यहाँ EMF भी क्या होगा, चेंजिंग होगा, तो यहाँ पर EMF पैदा हो जाएगा। सर क्यों, तो यहाँ पर लिखा हमने, देखिए मैं समझाता हूँ, सब कुछ समझाऊंगा। सपोज I करंट है ना, आई जो है इंस्टेंटेनियस है, याद रखिएगा, मैं बार बार भी ये लिखना भूल रहा हूँ पर आप मत भूलिएगा। सपोज इंस्टेंटेनियस आई करंट फ्लोज थ्रू इंडक्टर L, तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं बाय कौन सा लॉ, याद कीजिए एल में तो कौन सा लॉ लगता है, फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ क्या कहता है, तो फैराडे लॉ कहता है सर EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्या भूल गए बच्चों इतनी सी जल्दी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये तो आपको याद होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो EMF इक्वल्स टू क्या होगा, EMF को मैं E लिख देता हूँ, इक्वल्स टू होता है माइनस का d∅dt। ठीक है, यहाँ पर हम माइनस का कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो EMF इक्वल्स टू क्या होगा, d∅dt। और आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था phi इक्वल्स टू क्या होता है, Li। यहाँ पर हमने सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ रखा है, तो EMF इक्वल्स टू d∅ dt, और मैं phi को क्या लिख दूंगा बच्चों, Li। यहाँ पर L क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल दिया, और यहाँ पर I में कैपिटल कभी स्मॉल, यहाँ पर ये देख लीजिएगा स्मॉल बना देता हूँ, तो L di/dt। ठीक है, अब मैं EMF की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ जो कि कितनी है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर फैराडे लॉ क्यों लगाया, क्योंकि ओम्स लॉ तो लगने वाला है नहीं। ओम्स लॉ तो किसके लिए लगता है, कंडक्टिव वायर के लिए, पर ये कंडक्टिव वायर नहीं है, तो कॉइल है, तो कॉइल के लिए आपको क्या लगाना होगा, फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ क्या कहता है, EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पर E इक्वल्स टू d∅dt, phi की वैल्यू हमने Li डाली, L यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो L को हमने बाहर निकाला और di/dt लिख दिया। अब मैं EMF की वैल्यू डाल रहा हूँ जो कि कितनी है, EMF की वैल्यू है कितनी, E नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ क्या चल रहा है बच्चों, L di/dt। अब क्या करता हूँ मैं, L को नीचे दबोच देता हूँ, L को नीचे ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, E नॉट बाय L साइन ओमेगा टी। L को मैं नीचे ले गया, और एक काम करता हूँ मैं dt को भी इस तरफ ले जाता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, di बचेगा बच्चों, di। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बच्चों, ये थोड़ा मैथमेटिकल है, आप देखिएगा, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम इसे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो E नॉट बाय L तो इंटीग्रेशन के चंगुल में फंसने वाला है ही नहीं, कांस्टेंट है, तो E नॉट बाय L को तो बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा बच्चों, अंदर बचा साइन ओमेगा टी dt, और यहाँ पर di का भी इंटीग्रेशन होगा। तो E नॉट बाय L तो बाहर कोई दिक्कत ही नहीं, और साइन का इंटीग्रेशन सभी लोग जानते हैं क्या होता है बच्चों, माइनस का कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा।
और डी का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई होगा, ये भी हम जानते हैं। तो इसे मैं पलटा के लिख देता हूँ, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस को भी यहीं रहने देता हूँ, ई नॉट अपॉन में कितना बच्चों, ओमेगा एल, ई नॉट अपॉन में ओमेगा एल, और यहाँ पर क्या चल रहा है, माइनस का कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यही लिखा है मैंने, जो ऊपर लिखा था वही लिखा है। तो आप कभी देखें, इस ओमेगा एल को मैं एक नया नाम दे रहा हूँ, इस ओमेगा एल को मैं एक नया नाम दे रहा हूँ एक्स एल। क्या नाम दे रहा हूँ बच्चों, एक्स एल। क्या नाम दे रहा हूँ मैं, एक्स एल। तो ये एक्स एल होता क्या है, ये एक्स एल जो होता है इसे कहते हैं इंडक्टिव, क्या कहते हैं बच्चों, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम देते हैं बच्चों, इंडक्टिव रिएक्टेंस। सर इंडक्टिव रिएक्टेंस होता क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता क्या है। तो बच्चों आपसे कोई पूछे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस होता क्या है, तो आप कहेंगे इसका काम वही होता है जो रेजिस्टेंस का होता है। तो आप बताएं रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, तो आप कहेंगे सर रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा करंट के फ्लो का अपोज करता है। पर बच्चों क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है क्या, तो आप कहेंगे नहीं सर यहाँ तो नज़र नहीं आ रहा है। कभी रेजिस्टिव सर्किट होता तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता, करंट के फ्लो का अपोज करना। वैसे ही एक्सएल जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो भी करंट के फ्लो का अपोज करता है, पर किस सर्किट में, एल सर्किट में। किस में बच्चों, एल सर्किट में। जिस तरह से रेजिस्टेंस करंट के फ्लो का अपोज करता है रेजिस्टिव सर्किट में, वैसे ही एक्सएल जो होता है करंट के फ्लो का अपोज करता है किस सर्किट में, एल सर्किट में। तो चलिए लिखते हैं, इंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो कि आप लिख सकते हैं, चल लिख के ही देता हूँ, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by which it opposes the flow of electric current, in कौन सा सर्किट, इन एल सर्किट। याद रखिएगा एल सर्किट के अंदर करंट के फ्लो का अपोज करता है। तो आपसे कोई पूछे भैया इसकी यूनिट क्या होगी, तो बच्चों इसकी यूनिट वही होगी जो रेजिस्टेंस की होती है, बोलो क्या, ओम। आप कहेंगे सर दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर नाम का है, काम का नहीं है। ठीक है, नाम का अंतर है। एक का नाम कब चलता है, आर का नाम कब चलता है, रजिस्टिव सर्किट में। पर कभी एल की बात करें, एक्सएल की बात करें, तो एक्सएल का काम क्या है, करंट के फ्लो का अपोज करना, पर किस सर्किट में, एल सर्किट में। किस में बच्चों, एल सर्किट में। ठीक है, तो यहां पर मैं कुछ करने जा रहा हूं, देखिएगा। तो आई इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन में क्या लिख देता हूं, एक्सएल, ई नॉट अपॉन में एक्सएल, और मैं यहां पर कुछ करने जा रहा हूं। देखिए अब बताएं क्या यहाँ पर कंपैरिजन होने वाला है, किसके साथ, साइन के साथ, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ तो कॉस है भाई, कॉस हमें नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन। ठीक है, आप जानते हैं कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर हाँ पता है, कॉस को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप अपना नॉलेज थोड़ा सा बढ़ाएं, ये पता होना चाहिए। क्लास 10th का ही फॉर्मूला है। कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन एक्सएल। कभी आप इसे ध्यान से देखें, ई नॉट अपॉन एक्सएल क्या है, तो आप कहेंगे सर पिछली बार आपने इसे आई नॉट लिखा था, पिछली बार इसे आई नॉट लिखा था। क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ पे ई नॉट अपॉन में रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस तो आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे आर सर्किट है ही नहीं है, तो एल सर्किट है। तो यहाँ पर एल सर्किट नहीं, एल सर्किट होने की वजह से ये एक्सएल आए, और एक्सएल का काम वही होता है जो रेजिस्टेंस का होता है, कोई नया नाम नहीं है, काम वही है, करंट के फ्लो का अपोज करना। तो ई नॉट अपॉन एक्सएल को हम क्या कहते हैं, आई नॉट कहते हैं, मैक्सिमम करंट। ठीक है, और बच्चों इस माइनस को मैं अंदर पहुंचा दूं तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सर क्यों, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ये प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दूं, साइन माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस साइन थीटा। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। मतलब मैं इस माइनस को अंदर पहुंचा दूं तो ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो एंगल है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा टी प्लस का हो जाएगा, और ये पाई बाय 2 प्लस का है वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा।
इसे मैं क्या कर देता हूँ, डब्बे में बंद कर देता हूँ। ये एक्सेल है, इसके लिखना ना भूले, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सएल। ठीक है, एल जो है नीचे चरणों में लिखा, चरणों मतलब पैर पे, ठीक है, चरणों में लिखा हुआ है एक्सएल। ठीक है, एल जो है चरणों में। तो यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भैया आई नॉट क्या है। तो आई नॉट जो है वो है क्या, मैक्सिमम करंट है, जो कि किससे मिलके बना हुआ है, तो ई नॉट अपॉन में एक्सएल से। ये बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, इसे अलग से ब्रैकेट में लिख देता हूँ। इसे मैं इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूँ, 2 दे देता हूँ। अब बच्चों यहाँ पर आप इसे नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये बाकी है। ये आप इसने लेफ़्ट वाला नोट डाउन कर लिया हो तो इसे मैं रफ करना चाहूँगा। कर लिया बच्चों, नोट डाउन कर लिया। चलिए अब मैं इसे हटा रहा हूँ, बस इतना हटा रहा हूँ। अब बच्चों देखिए, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमने रजिस्टिव सर्किट पढ़ा था। वहाँ पर याद कीजिए क्या था, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट में क्या है, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वहाँ पर रजिस्टर में सिर्फ था I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस बार बोलो क्या है, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। मतलब ये हुआ कि जब इसका एंगल ओमेगा टी होगा तो इसका एंगल ओमेगा टी माइनस समथिंग होगा। कितना समथिंग, पाई बाय 2। इसका मतलब दोनों के बीच एंगल सेम नहीं है। एक का एंगल 60 है तो एक का अलग है, और एंगल अलग होने की वजह से दोनों के बीच में फेज डिफरेंस तो पैदा होगा। सर कितने का होगा, 90 का होगा। देखिए मैं बताता हूँ। चलिए तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट इज क्लियर दैट instantaneous EMF and instantaneous current having a phase difference pi by 2। ठीक है, कितना डिफरेंस है, पाई बाय 2। सर कैसे पता किया, देखो फेज डिफरेंस निकालते कैसे, डिफरेंस किसी चीज़ का कैसे निकालते हैं बच्चों, कैसे निकालते हैं, तो ये रहा ओमेगा टी। हमें डिफरेंस निकालना है तो नेगेटिव साइन चेंज करना होगा, डिफरेंस के लिए तो माइनस करना पड़ता है ना। तो ये ओमेगा टी और इसका एंगल कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए माइनस ओमेगा टी और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, इसी एक आंसर। तो बच्चों बताओ फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाई बाय 2 हो गया। फेज डिफरेंस तो पाई बाय 2। अब आप कभी ध्यान से देखें, यहाँ पर एंगल ओमेगा टी है तो यहाँ पर एंगल कम है। सर कितना कम है, पाई बाय 2 कम है। सही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि भैया डायग्राम मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखने पर ये पता चलता है कि करंट पीछे चल रहा है, करंट का एंगल पीछे चल रहा है। सर कितना पीछे चल रहा है, पाई बाय 2। देखिए ना, डिफरेंस पाई बाय 2 का है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, लेग्स मतलब पीछे चलना, लेग्स बिहाइंड, लेग्स पैर वाला नहीं, पैर की स्पेलिंग LEG होती है और ये LAG है। लेग मतलब पीछे चलना, लेगिंग नाम सुना होगा, लेगिंग मतलब पीछे चलना। तो इंस्टेंटेनियस करंट लेग्स बिहाइंड द EMF बाय पाई बाय 2। इसमें करंट कितना पीछे चल रहा है EMF से, पाई बाय 2। तो बच्चों कभी हम इसका फेजर डायग्राम बनाए, क्या बनाए, फेजर डायग्राम बनाए, तो क्या बनेगा, ये ऑर्डिनरी एक्सिस है। अब बच्चों कभी मैं डायग्राम बनाऊं EMF का, तो EMF कितना एंगल बनाए बैठा हुआ है, ओमेगा टी। ये देखिए EMF कितना एंगल बनाए बैठा हुआ है, तो आप कहेंगे सर ओमेगा टी। अब आप बताएं करंट कितना एंगल बनाए बैठा है, तो आप कहेंगे करंट जो है ओमेगा टी में से पाई बाय 2 पीछे कर दो। मतलब करंट जो है वो पीछे चल रहा है, कितना एंगल पीछे चल रहा है, पाई बाय 2। तो कभी हम इसका डायग्राम बनाए तो भैया पीछे, कभी आप एंगल बनाना जानते हैं तो पीछे चलना मतलब डायग्राम जो है वो लगभग यहाँ बनेगा। हाँ या ना बच्चों, ये यहाँ दिख रहा होगा बच्चों आपको,
करंट का डायग्राम यहाँ क्यों बन रहा है बता सकते हैं? क्योंकि करंट पीछे चल रहा है, करंट पीछे चल रहा है, वो भी कितना पीछे चल रहा है? π/2। ईएमएफ से कितना पीछे चल रहा है बच्चों? π/2। समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। करंट पीछे चल रहा है, वो भी कितना पीछे चल रहा है? π/2। क्लियर है? यहाँ पर एक बात और समझा देता हूँ, चलिए देखते हैं। ईएमएफ की इक्वेशन होती E0 sin ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन अपने आप आई है। क्या आई है? I इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2। बच्चों कभी यहाँ पर इत्तेफाक से ओमेगा टी होता तो आप क्या बोलते? जितना एंगल ईएमएफ बनाए बेटा है उतना ही एंगल करंट बनाए बेटा है। पर आज ऐसा नहीं है, कुछ चेंज आया। क्या आया? कि भैया करंट जो है उसने एंगल कितना बनाया है? ओमेगा टी माइनस π/2। मतलब करंट जो है कितना पीछे चल रहा है? π/2। तो करंट जो है कितना पीछे चल रहा है? π/2। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? π/2। समझ में आया? तो अब हम इसका वेव डायग्राम बनाते हैं। मैं इसी जगह बना देता हूं। तो अब मैं वेव डायग्राम बना रहा हूं, देखिएगा। वेव डायग्राम को ध्यान से बनाइएगा। ये रहा आपका ईएमएफ का ग्राफ, ठीक है? ये ईएमएफ का है और ये 0 आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये π/2, इस जगह पे पाई, इस जगह पे 3π/2 और इस जगह पर 2π। ये किसका ग्राफ है, किसका डायग्राम है? तो ये है ईएमएफ का। पर अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि करंट का ग्राफ क्या इसी के ऊपर से आएगा? आप कहेंगे सर पिछली बार ऐसा ही था, इस बार भी वैसा ही आएगा। तो जवाब नहीं, इस बार अलग आएगा। क्यों? क्योंकि करंट पीछे चल रहा है। कितना पीछे चल रहा है? π/2 पीछे चल रहा है। तो एंगल के मामले में इसके सारे काम पीछे से शुरू होंगे। कितने पीछे से? π/2 से शुरू होंगे। हाँ है ना? इसका मतलब ग्राफ जो है वो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होके कुछ ऐसा इस तरह का बनेगा। आप कहेंगे सर इस तरह का क्यों बना है? तो बच्चों आपको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा एक बार समझा देता हूँ। देखिए चलिए यहाँ पर समझाता हूँ, जगह यहाँ पर बची हुई है। मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 0 डिग्री पे बना रहा हूँ, फिर 90 पे बना रहा हूँ, फिर 180 पे बना रहा हूँ, फिर कितने पे बनाऊँगा? 270 पर, और 360 पर भी बना दूंगा। चलो आपके कहने पर 360 पर भी बना देता हूँ, दिख रहा हो तो। चल तो सबसे पहले आप दो इक्वेशन थी, एक तो ईएमएफ की इक्वेशन थी और किसकी थी बच्चों? करंट की। तो ईएमएफ बताओ, ईएमएफ कितना होगा 0 एंगल पर? तो आप कहेंगे सर ईएमएफ तो 0 ही होगा, क्योंकि E इक्वल्स टू क्या था? E0 sin ओमेगा टी। हाँ या ना बच्चों? ईएमएफ कितना था बच्चों? यही लिख देता हूँ, E0 sin ओमेगा टी। और करंट कितना है? तो करंट है I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा। तो बच्चों ईएमएफ 0 एंगल पर, तो साइन 0 कितना होगा? 0, तो 0 इंटू समथिंग पूरा 0 हो गया। तो ईएमएफ तो कितना हो चुका? 0 हो चुका। ठीक है, ये करंट का यहाँ लिख देता हूँ, करंट इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अब बच्चों बताओ, जैसे ही आप 0 डिग्री रखोगे तो बताओ क्या हो जाएगा? साइन 0 माइनस π/2, मतलब साइन माइनस π/2, और साइन माइनस π/2 क्या होगा? माइनस साइन π/2। और साइन 90 पर वैल्यू कितनी होती है? 1। पर यहाँ पे माइनस आगे लिखे होने की वजह से करंट की वैल्यू क्या होगी? माइनस का 1। तो -1 इंटू I0 कितनी वैल्यू हो जाएगी? माइनस का I0। क्लियर है? अब बच्चों जैसे ही आप 90 रखोगे तो साइन 90 कितना होता है? 1 इंटू E0 इज E0। तो EMF की वैल्यू तो कितनी हो गई? E0 हो गई बच्चों E0। अब यहाँ पर हमने 90 रखा तो 90 माइनस 90 कितना हो गया? 0। और साइन 0 कितना होता है? 0 इंटू समथिंग कितना हो जाएगा? 0। सही है बच्चों। अब बच्चों मैं यहाँ पर 180 रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ? 180। तो साइन 180 कितना होता है? -1। तो -1 इंटू E0 कितना हो जाएगा? माइनस का, सॉरी बच्चों, साइन 180 0 होता है तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। यहाँ पर 180 रखो तो 180 माइनस 90 इज 90। साइन 90 कितना होता है? 1। और 1 इंटू I0 कितना होगा? I0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सब जगह अलग अलग क्यों आ रहा है? जब EMF 0 है तो करंट कितना है? माइनस का I0। माइनस का I0 यहाँ पर ये होगा, हाँ या ना बच्चों? जब EMF मैक्सिमम है, EMF देखिए मैक्सिमम है, तो करंट कितना है? लाल वाला कितना है? 0 है। ठीक है, जब
ईएमएफ जीरो हो चुका है, ईएमएफ जीरो हो चुका है इस जगह पर, तब करंट कितना हो रहा है, पॉजिटिव में मैक्सिमम जा रहा है। तो ये इसलिए ग्राफ नीचे से बना है। इसका मतलब ये हुआ, लाल वाली लाइन का मतलब ये हुआ कि देखिए ये इस जगह है और लाल वाला इस जगह है, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, लेगिंग कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, लेगिंग मतलब पीछे चल रहा है। तो यहाँ पर लेग का मतलब समझ में आया, लेग का मतलब होता है पीछे चलना। यहाँ पर कौन पीछे चल रहा है बच्चों, करंट पीछे चल रहा है, वो भी किससे, ईएमएफ से। इसे नोट डाउन कर ले बच्चों, नोट डाउन करें जल्दी से। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि थर्ड टॉपिक होने वाला है। नाम है एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। मतलब इस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ एक लौता कैपेसिटर कनेक्ट होगा, किसके साथ, एसी सप्लाई के साथ। चलिए देखते हैं, पिछले टॉपिक को भी आपने ध्यान से देखा होगा, इसे भी ध्यान से देखिए। अब बच्चों हमने यहाँ पर क्या कनेक्ट किया हुआ है, कैपेसिटर, वो भी किसके साथ, एक एसी सप्लाई के साथ। एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमने कितना ले लिया, C ले लिया, और इसकी ईएमएफ इक्वेशन कितनी ले ली बच्चों, E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। और आपको बता दूं जो ईएमएफ होगा वही वोल्टेज होगा, तो V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर आप V नॉट लीजिए तो चलेगा, V ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर कंसीडर लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, कंसीडर a capacitor of capacitance C is connected across AC supply whose voltage equation, देखिए ईएमएफ की जगह मैं यहाँ पे वोल्टेज इक्वेशन लिखवा रहा हूँ, whose voltage equation is गिवन बाय, तो बच्चों वोल्टेज इक्वेशन क्या है, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। बहुत सी बुक में यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भैया जो EMF होगा वही V होगा, और V होगा तो क्या होगा, V नॉट साइन ओमेगा टी होगा। क्लियर है बच्चों। आप चाहें तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो EMF होगा वही वोल्टेज होगा, तो V नॉट लिखे या E नॉट लिखे, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस इतना करना है कि यहाँ E नॉट लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, E नॉट लिख के कर लें, पर V लिख के करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए तो यहाँ पर अब क्या होगा, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते से यहाँ से क्या फ्लो होने लगेंगे, चार्ज फ्लो होने लगेंगे, हाँ है ना बच्चों, क्या फ्लो होने लगेंगे, चार्ज। अब जैसे ही चार्ज फ्लो होने लगे तो कैपेसिटर क्या करने लगेगा, चार्ज को स्टोर करने लगेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ क्यू चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। तो देयरफॉर, याद है बच्चों हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, जितने चार्ज दोगे उतना ही पोटेंशियल ये क्रिएट करते जाएगा, स्टोर करते जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर क्या आता है, C आता है। C क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर होता है, ये हमने पढ़ा था। Q इक्वल्स टू CV। अब क्या कर दें, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें। क्यों कर रहे हैं बताऊंगा। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो बच्चों dQ बाई dt, C तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दें, और क्या हो जाएगा, dV बाई dt। ठीक है, आप बता सकते हैं dQ बाई dt क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ये तो आपको पता होना चाहिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, C dV बाई dt। C dV बाई dt, जगह कम पड़ जाती है इसलिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर I तो एज इट इज, C एज इट इज, D बाई dt एज इट इज, और मैं V की वैल्यू डाल देता हूँ। और V की वैल्यू कितनी है बच्चों, V नॉट साइन ओमेगा टी। मैं अब क्या कर रहा हूँ, V नॉट को बाहर निकाल रहा हूँ, और अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। चलिए बस हल्का सा कट रहा है तो एक काम करता हूँ, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, C dV बाई dt, ये d बाई dt। अब दिख रहा होगा बच्चों। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, C V नॉट को तो मैं बाहर लिख रहा हूँ,
तो सी वी नॉट तो बाहर है ही सर, बाहर क्या लिख रहे हो, है ही बाहर। और यहाँ पर क्या बचा है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी। बच्चों पिछली बार हमने इंटीग्रेशन किया था, इस बार क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी। बच्चों इंटीग्रेशन होता तो माइनस आ जाता, पर डिफरेंशिएशन है तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी। कभी इंटीग्रेशन होता तो ओमेगा टी का ओमेगा नीचे आता, पर डिफरेंशिएशन में ओमेगा कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में। ये आपको कंपैरिजन समझ में आना चाहिए। तो आई एज इट इज, सी एज इट इज, वी नॉट एज इट इज, और ओमेगा को मैं बाहर निकाल दूं और अंदर क्या बच रहा है बच्चों, कॉस ओमेगा टी। क्लियर है। अब मैं देखिए यहाँ पर कुछ कारस्तानी करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ, वी नॉट एज इट इज, ठीक है। बहुत सी बुक में यहाँ पर वी नॉट नहीं ई नॉट चला है, तो एक काम करते ई नॉट ही चला ले, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो वी नॉट की जगह मैं क्या चला रहा हूँ, ई नॉट। आप कहेंगे कि सर बुक में ऐसा लिखा है इसलिए मैं यहाँ पर ई नॉट ही चला देता हूँ, ठीक है। ई एम एफ इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, मुझे कोई दिक्कत नहीं और आपको भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए ये ओमेगा सी मल्टीप्लाई में, अब मैं आपसे कभी पूछूं कि बच्चों बताओ कभी ऐसा लिखा हुआ है तो आप क्या बोल सकते हैं, तो ऊपर चल जा सकता है, सही है। एक ही बात है, मैथ्स में ऐसे ही होता है, जो सबसे नीचे वाली टर्म है सबसे ऊपर चल जाती है। अब मैं कभी कहूँ क्या मैं 2 को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो लिख ही सकते हैं क्योंकि वहीं से तो वो आया है। वैसे ही ये ओमेगा सी सबसे ऊपर लिखा हुआ है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ मैं 1 बाय ओमेगा सी लिख सकता हूँ बच्चों, 1 बाय ओमेगा सी। ये समझ में आया। और ये कॉस ओमेगा टी एज इट इज। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस 1 अपॉन ओमेगा सी को एक नया नाम देने जा रहा हूँ। याद कीजिए पिछली बार एक्स एल नाम था, इस बार क्या नाम है, एक्स सी नाम है। तो ये कॉस ओमेगा टी। और देखिए मैं एक्स सी के बारे में यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वेयर एक्स सी क्या है बच्चों, एक्स सी है 1 अपॉन ओमेगा सी। इसका नाम क्या है, तो बच्चों याद कीजिए उसका नाम था इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या नाम है बच्चों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अच्छा बच्चों बताओ आर का क्या काम होता है, रेजिस्टेंस का क्या काम होता है, तो आप कहेंगे रेजिस्टेंस करंट के फ्लो का अपोज करता है। किस में, रजिस्टिव सर्किट में। एक्सएल क्या होता है, तो एक्सएल का भी काम वही होता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है। किसके अंदर, एल सर्किट के अंदर, इंडक्टिव सर्किट के अंदर। वैसे ही एक्स सी, यहाँ पर एक्स सी है, मैंने एक्सएल क्यों लिख दिया, सॉरी बच्चों, एक्स सी आएगा। तो एक्स सी का भी वही काम होता है, क्या होता है, इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। पर किस सर्किट में, सी सर्किट में। किस में बच्चों, सी सर्किट में। तो यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट वही होगी जो पिछली बार थी भैया, यूनिट क्या होगी, ओम होगी। आप कहेंगे सर मतलब समझ नहीं आ रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कभी ये करंट का फ्लो का अपोज करता है तो उसका रेजिस्टेंस नाम क्यों नहीं दिया। बच्चों रेजिस्टेंस तब नाम देंगे ना जब सर्किट में रेजिस्टेंस होगा। इसमें तो कहीं रेजिस्टेंस है ही ना, वायर का रेजिस्टेंस है ना कैपेसिटर में रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आर नाम कैसे दे सकते हैं, समझे। माना कि दुनिया में कोई सर्किट में रेजिस्टेंस 0 हो ही नहीं सकता, पर भैया अभी तो हम इमेजिनरी दुनिया में चल रहे हैं कि मान लो ना हो तो, ठीक है, मान लो ना हो तो यहाँ पर एक्सी की बात कर रहे हैं, तो एक्सी क्या होता है, इट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पर कौन से सर्किट में बच्चों, कैपेसिटिव सर्किट में करंट के फ्लो का क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर I इक्वल्स टू कितना आ गया, तो इसे फिर से मैं 2 बॉक्स में चेंज कर देता हूँ जिससे जगह बन जाए। तो यहाँ पर I इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, ई नॉट बाय एक्स सी। और बच्चों कभी आप ओम्स लॉ से देखें तो ई नॉट बाय रेजिस्टेंस को हमने आई नॉट लिखा था, ई नॉट बाय एक्सएल को भी आई नॉट लिखा था, तो ई नॉट बाय एक्स सी को भी हम क्या लिखेंगे, आई नॉट लिखेंगे, मैक्सिमम करंट। तो आई नॉट, और यहाँ पर क्या चल रहा है बच्चों, कॉस ओमेगा टी। क्लियर है। यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं कि सर आई नॉट क्या है, तो आई नॉट जो है वो है मैक्सिमम करंट है, जिसकी वैल्यू क्या है, ई नॉट बाय एक्स सी। याद रखिएगा बच्चों, ई नॉट बाय एक्स सी। अब बच्चों क्या इसे इक्वेशन 1
और इक्वेशन 2 से कंपेयर कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर कर सकते हैं ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है EMF, यहाँ लिखा है I, यहाँ लिखा है E0, यहाँ लिखा है I0, यहाँ लिखा है साइन और यहाँ लिखा है कॉस। भाई दो अलग चीज़ कंपेयर कैसे हो सकती है? हो सकती है क्या कंपेयर? नहीं हो सकती। कंपैरिजन हम करवा सकते हैं। कब करवा सकते हैं? जब ये साइन में हो और ये भी क्या हो, साइन थीटा में हो। क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे कॉस साइन में बदल जाए? तो आप कहेंगे हाँ सर बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ये है कि मैं कॉस को लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा या फिर साइन 90 प्लस थीटा। क्या लिख सकता हूँ बच्चों? साइन 90 प्लस थीटा। पिछली बार मैंने 90 माइनस थीटा लिखा था। क्यों लिखा था इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। तो पहले तो इसे सुधार लो, सजा लो दुल्हन की तरह। तो ओमेगा टी को पहले लिखा और π/2 को बाद में लिखा, और ये एक ही बात है ना। प्लस में किसी भी टर्म को आप आगे पीछे लिख सकते हैं। अब मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, एक ही बात मुझे आपसे पूछना है। मुझे एक बार बताएं कि आपने इसे साइन 90 माइनस थीटा क्यों नहीं लिखा? तो बच्चों देखिए मैं यहाँ पे रफ में समझाता हूँ। मैं इसे साइन 90 माइनस थीटा क्यों नहीं लिख रहा हूँ? मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इस बार कोई बाहर तो माइनस है नहीं, बाहर माइनस है नहीं। तो बच्चों देखो यहाँ पर ओमेगा टी प्लस में है, तो यहाँ पर ओमेगा टी क्या है, माइनस में। कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? माना कि ये साइन है, माना कि ये साइन है, पर ये ओमेगा टी प्लस का है और ये ओमेगा टी क्या है, माइनस का। अभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए हम इस बार कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं? कॉस थीटा का। कौन सा लगाया बच्चों हमने? यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बच्चों? कॉस थीटा का। ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ भैया। कॉस थीटा जो होता है वो होता है साइन 90 प्लस थीटा। क्या होता है बच्चों? साइन 90 प्लस थीटा। क्लियर है बच्चों? मैं माइनस क्यों नहीं लिख रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न समझ में आया। कभी मैं माइनस लिखता तो ये एंगल क्या हो जाता, माइनस, और माइनस होने की वजह से कंपेयर नहीं हो पाता। ठीक है, अब देखिए, अब फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखें। यहाँ पे EMF है, यहाँ करंट है, यहाँ E0 है, यहाँ I0 है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा टी प्लस समथिंग है। प्लस समथिंग मतलब कितना एंगल ज़्यादा है? तो आप कहेंगे π/2। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखने पर ये साबित होता है कि करंट लीड कर रहा है। लीड मतलब आगे चल रहा है। पिछली बार लैग कर रहा था, लैग मतलब पीछे, यहाँ पे माइनस था। इस बार करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। वो भी कितने एंगल से? π/2 से। देखिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट इज क्लियर दैट करंट leads the EMF by कितना बच्चों? π/2। करंट लीड कर रहा है। सर फेज डिफरेंस कितना होगा? तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो ये रहा ओमेगा टी और ये रहा ओमेगा टी प्लस π/2। तो बच्चों दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसल। तो इस बार फेज डिफरेंस कितना है? π/2। सर पिछली बार भी तो π/2 था। पिछली बार π/2 और इस बार के π/2 में अंतर है। बता सकते हैं क्यों? पिछली बार करंट पीछे चल रहा था, इस बार करंट आगे चल रहा है। कैसे पता चलता है बच्चों? देखो ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लस π/2, करंट आगे चलेगा। और पिछली बार क्या लिखा था? माइनस π/2। तो यहाँ पर करंट क्या कर रहा है? करंट क्या कर रहा है बच्चों? करंट लीड्स कर रहा है, लीड कर रहा है EMF से, वो भी कितना? π/2 से। तो अब हम इसका फेजर डायग्राम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बच्चों? फेजर डायग्राम बना रहे हैं। तो बच्चों देखिए ये ऑर्बिटरी एक्सिस मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, यहाँ बना देते हैं। ये ऑर्बिटरी एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिसे हम कहते हैं, ये ऑर्बिटरी एक्सिस है। अब बच्चों बताओ EMF कितना एंगल बना रहा है? तो आप कहेंगे EMF है E0 साइन ओमेगा टी। कितना एंगल बना रहा है EMF? तो EMF बना रहा है E0 साइन ओमेगा टी, मतलब कितना एंगल? ओमेगा टी। अब बच्चों बताओ करंट कितना एंगल बना रहा है? तो करंट जो है I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, मतलब करंट आगे चल रहा है। और बच्चों कभी हम ग्राफ में देखें एंगल के मायने में, तो एंगल आगे कब होता है? जब एंगल इस जगह बन रहा हो। हाँ है ना बच्चों? वो भी कितना आगे बन रहा है? कितना आगे बन रहा है? π/2, क्योंकि इन दोनों के बीच का फेस एंगल कितना है? π/2। आप कहेंगे सर पिछली बार यही था क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर ये नहीं था पिछली बार।
क्यों यह नहीं था? क्योंकि पिछली बार करंट मैंने नीचे बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि करंट लैग कर रहा था। इस बार करंट क्या कर रहा है? लीड। लीड का मतलब क्या होता है? आगे चलना। सही है बच्चों, आगे चलना। क्लियर है? तो यहाँ पर फेजर डायग्राम बना लिया। अब हम क्या बना रहे हैं? वेव डायग्राम। अब हम बनाने जा रहे हैं वेव डायग्राम। तो बच्चों वेव डायग्राम बनाने के लिए आपको कुछ सामग्री लगेगी। क्या? सबसे पहले तो आपने ईएमएफ का ग्राफ बना लिया। किसका बच्चों? ईएमएफ का। यहाँ पर 0, यहाँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2 और यहाँ 2π। ये ईएमएफ का ग्राफ है। अब आप बता सकते हैं करंट का ग्राफ क्या होगा? तो मैं ओरली बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एंगल को 0 रखें तो बच्चों बताओ साइन 0 0 0 इंटू ई नॉट 0, तो ईएमएफ कितना हो गया? 0। अब यहाँ रखें 0, यहाँ रखें 0, तो साइन 0 प्लस π/2 इज π/2 और साइन π/2 इज 1 और 1 इंटू आई नॉट इज आई नॉट। मतलब करंट जो होगा वो यहाँ से शुरू होगा। होगा कि नहीं होगा? 0 एंगल पर। अब देखिए, अब रखते हैं 90, तो साइन 90 कितना होता है? 1, तो 1 इंटू ई नॉट, तो 90 पर इसकी वैल्यू क्या है? मैक्सिमम ई नॉट। अब यहाँ रखें 90 प्लस 90 180 और साइन 180 कितना होता है? 0, तो 0 इंटू आई नॉट 0, तो करंट क्या हो जाएगा? 0। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों बन रहा है? तो मैं कहूँगा करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? करंट लीड कर रहा है और ग्राफ में लीड ऐसा ही होता है। ठीक है बच्चों, मतलब ये 0 है तो उस टाइम ये मैक्सिमम होगा, जब ये मैक्सिमम है तो ये 0 होगा, जब ये ईएमएफ 0 है तो ये मैक्सिमम तो होगा पर नेगेटिव में मैक्सिमम होगा। इसी को हम कहते हैं लीडिंग। क्या कहते हैं बच्चों? लीडिंग। तो आपको 3 बात याद रखनी है। 3 बात याद रखनी है कि भैया रजिस्टिव सर्किट में करंट और ईएमएफ दोनों के बीच का फेस एंगल कितना होता है? 0। ना तो कोई लीडिंग करता है ना लैगिंग करता है। पर इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ इस जगह होता है तो करंट नीचे होता है, क्योंकि करंट जो होता है वो लैग करता है। और वही कभी कैपेसिटिव सर्किट की बात करें तो कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है, वो भी कितने एंगल से? π/2 एंगल से। इसे नोट डाउन करें बच्चों जल्दी से।